हे गाइस, दिस साइड सीए में आशुतोष लाटा फ्रॉम जयपुर राजस्थान फॉर यू ऑल। सो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से लाटा प्रोफेशनल एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर, जहां पर कॉस्टिंग आसान है। दोस्तों, आज मैं बहुत छोटा सा टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं, जिसका नाम रहेगा बैकफ्लश कॉस्टिंग। जी हाँ दोस्तों, तो हम लोग आपके साथ जो डिस्कस कर रहे हैं बैकफ्लश कॉस्टिंग, ये बेसिकली एक काइंड ऑफ एक्सटेंशन ऑफ जस्ट इन टाइम रहेगा। सर, एक्सटेंशन ऑफ जस्ट इन टाइम का मतलब यहां पर मतलब यह है कि आपके लिए बैकफ्लश कॉस्टिंग उसी ऑर्गेनाइजेशन पर अप्लाई होती है जो ऑर्गेनाइजेशन जस्ट इन टाइम को फॉलो करता है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि बैकफ्लश कॉस्टिंग, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि आपने सुना होगा ना, मूवीज में आपने बहुत बार सुना है, फ्लैशबैक में जाते हैं हम लोग कि दैट 15 इयर्स अगो या 20 इयर्स अगो, तो दैट वाज बैकफ्लश। तो आपके लिए फ्लैशबैक के अंदर आप जाते हैं, सेम वही कॉन्सेप्ट अपने को यहां यूज करने का है। यहां पर क्या है, बेसिकली जब भी आपका प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद ही यहां पर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस होते हैं। मतलब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ही तब होते हैं जब आपका पूरा का पूरा प्रोडक्शन साइकिल कंप्लीट हो जाता है। तो ये जस्ट बेसिक मैंने आपको नॉलेज इसके लिए दी। अब यहां पर ना अपने को बैकफ्लश कॉस्टिंग में ना कुछ रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस होते हैं। अब रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस के अंदर ना यहां पर आपके लिए रहेंगे तीन ट्रिगर पॉइंट रहेंगे। एक आपका रॉ मटेरियल का हो गया, एक आपका फिनिश गुड्स का हो गया, एक आपका सेल का हो गया। तो यहां पर आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि कौन से ट्रिगर पॉइंट को ये फॉलो कर रहे हैं, कि रॉ मटेरियल को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो वो सारी चीजों को आपको फॉलो करते हुए चलने का रहेगा, ठीक है। फिर हम लोग क्या करते हैं कि जो आपका फिनिश गुड्स बनता है, उसको फिनिश गुड्स को स्टैंडर्ड कॉस्ट के ऊपर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। और अगर आपका किसी भी तरह का कोई वेरिएंसेस आता है, तो उसको फर्दर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में फर्दर और एड ऑन कर देते हैं, अगर कोई अंडर रिकवरी या ओवर रिकवरी होती है तो। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। बाकी डिटेल में डिस्कशन ऑब्वियसली जब बैकफ्लश कॉस्टिंग क्लास में कराया रहेगा तब आपको बताया ही होगा। और अगर आपने मेरे से क्लास नहीं लिया तो डेफिनेटली उसके रिवीजन सेशंस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। बट प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूं, एमसीक्यू फिर भी यहां से पूछा जा सकता है। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछना इज लाइक आउट ऑफ 10 टाइम्स ओनली 1 टाइम रहेगा। मतलब कि 10 में से एक बार ही ऐसा होगा कि बैकफ्लश से आपको कोई क्वेश्चन देखने को मिल सकता है करके। चलो, तो आइए दोस्तों, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, गुरु यूजेज ए जस्ट इन टाइम एंड बैकफ्लश अकाउंटिंग। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, अगर जस्ट इन टाइम फॉलो होगा तो ही बैकफ्लश यहां पर अप्रोच फॉलो होने वाली है। इट डज नॉट यूज ए रॉ मटेरियल स्टॉक कंट्रोल अकाउंट। दैट मींस यहां पर रॉ मटेरियल का जो ट्रिगर पॉइंट है वो ये लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ड्यूरिंग मे 8000 यूनिट्स वर प्रोड्यूस, टोटल 8000 यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड है। आपको यूनिट्स ध्यान रखिएगा, 8000 यूनिट्स हो गई हैं। स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट इज 100। आपको स्टैंडर्ड कॉस्ट दे रखा है 100 रुपीज, क्लियर है। अब लेकिन इसमें इन्होंने कहा इंक्लूडेड मटेरियल 45 रुपीज। अब आपको टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट दिया हुआ है 100 का, उसमें से 45 रुपीज आपका मटेरियल है। इसका मतलब बाकी बचा हुआ 55 रुपीज क्या रहेगा सर, वो आपका कन्वर्जन कॉस्ट है, क्लियर। आगे चलिए। ड्यूरिंग मे 4,80,000 ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट वर इनकर्ड। मतलब क्वेश्चन कहता है कि आपके मे के अंदर टोटल 4,80,000 का कन्वर्जन कॉस्ट, ध्यान से सुनिएगा, कन्वर्जन कॉस्ट बोला गया है। कन्वर्जन कॉस्ट आपके इनकर होती है आपके, इसका मतलब एक्चुअल कॉस्ट दे दी आपको। आगे बढ़िएगा। द डेबिट बैलेंस ऑन द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट फॉर द मे वाज। आपके मे के लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट में आप कितना रुपए डेबिट में रहने वाला है वो आप बताइए। अब ध्यान से सुनना है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब हो गया भैया सारी की सारी पूरे के पूरे प्रोडक्ट की जो भी कॉस्ट लग रही है, चाहे वो मटेरियल की हो चाहे कन्वर्जन कॉस्ट की हो। आपको पता है कि सबसे पहले मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर हम लोग जो हमारा फिनिश गुड्स बन करके आता है वो हमारा हम कितने रुपए से ट्रांसफर करते हैं, जो हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट है उससे। फिर उसके बाद में किसी भी तरह का कोई वेरिएंसेस आता है उसको फर्दर एज एन अंडर रिकवरी या ओवर रिकवरी करके हम लोग एडजस्ट करते हैं। अब यहां पर अगर मैं बात करूं तो स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट कितनी रहेगी आपकी, सर वो रहेगी 55। क्योंकि आप ध्यान से देखेंगे अगर इस क्वेश्चन को, तो आपको यहां पर कन्वर्जन कॉस्ट का एक्चुअल दिया हुआ है, मटेरियल वगैरह के बारे में कोई एक्चुअल नहीं दिया। इसका मतलब जो स्टैंडर्ड है वही एक्चुअल हम लोग मानेंगे। लेकिन कन्वर्जन कॉस्ट में स्टैंडर्ड और एक्चुअल सेम नहीं मान सकते, क्योंकि एक्चुअल दिया हुआ है और स्टैंडर्ड हम निकाल सकते हैं कि 100 रुपीज की टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट है, आउट ऑफ विच 45 इज बिलोंग्स टू मटेरियल। तो बाकी बैलेंस जो 55 है वो आपका कन्वर्जन कॉस्ट है, क्लियर है। अब एक यूनिट पर 55, तो 8000 यूनिट पर कितना हो जाएगा सर, 8000 यूनिट पर ये हो जाएगा आपका 4,40,000। अब ध्यान से सुनो, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन इज 4,40,000। मतलब 4,40,000 रुपए जो है वो क्या है आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट है कन्वर्जन कॉस्ट की, ठीक है।
अब एक्चुअल में कितनी है सर 4,80,000। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ सर आपने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में आपने क्या किया होगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अकाउंट को आपने डेबिट किया होगा स्टैंडर्ड कॉस्ट से, दैट मींस 4,40,000 से। और जबकि एक्चुअल में इनकर हुआ है 4,80,000, इसका मतलब आपकी अंडर रिकवरी है, आपने रिकवरी केवल 4,40,000 की है, जबकि एक्चुअल में है 4,80,000। इसका मतलब 40,000 रुपीज और फर्दर एड ऑन होने चाहिए फॉर द पर्पज ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट। क्लियर है? अब ध्यान से सुनने वाली बात क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बिलोंग्स टू मटेरियल एज वेल एज कन्वर्जन कॉस्ट बोथ। तो आप जब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अकाउंट को जब आपने डेबिट किया होगा स्टैंडर्ड कॉस्ट से, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड कन्वर्जन 100 और 8,000 यूनिट है तो 8 लाख रुपीज से आपने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को डेबिट कर दिया होगा। लेकिन यहां पर आपको पता चल रहा है कि भैया आपने 40,000 अंडर रिकवरी की है, तो आप 40,000 रुपीज से और डेबिट करोगे, क्योंकि आपने केवल और केवल 8 लाख से ही डेबिट किया है, जबकि आपके लिए कन्वर्जन कॉस्ट आपने 4 लाख, इस 8 लाख में से 4,40,000 ही कन्वर्जन कॉस्ट है, जबकि एक्चुअलिटी में कन्वर्जन कॉस्ट 4,80,000 है। इसका मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 8 लाख नहीं होगा, वो होगा 8,40,000। तो दैट मींस करेक्ट आंसर विल बी बी। बी विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट नहीं है तो भैया सेम एज इट इज क्वेश्चन हमारे बुक में एक और दिया हुआ है, मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को करो पॉज, क्योंकि मैं तो आपको सॉल्व कराने ही वाला हूं, लेकिन मैं चाहूंगा ये लीजिए फुल स्क्रीन मैंने कर दिया है, आप इसको वीडियो को कर दो पॉज और पॉज करके इस क्वेश्चन नंबर 4 को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। मैं अगले 3-4 सेकंड बाद मैं खुद से इसको सॉल्व कराने वाला हूं, तो वीडियो को करना पॉज। 3, 2, 1 वीडियो पॉज। आई होप आप लोगों में से कुछ लोगों ने इस क्वेश्चन को ट्राई किया होगा, जिनके पास समय रहता है, जिनको लगता है कि यार मैं जज कर सकता हूं अपने आप को, उनके पास समय है। बाकी इंस्टीट्यूट तो हर 6 महीने से समय देता ही रहता है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। तो वो चॉइस आपकी है कि आपने यहां पर ये 6 सेकंड का समय निकाला था कि नहीं निकाला था, क्योंकि ये 6 सेकंड वहां पर 6 महीने के बराबर हो जाती है, तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में आपने क्या किया होगा, मैं सीधा कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझा रहा हूं, सीधी बात करेंगे। 150 रुपीज आपका टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट है, आउट ऑफ 60 बिलोंग्स टू मटेरियल, तो दैट मींस कन्वर्जन कॉस्ट, स्टैंडर्ड कन्वर्जन कॉस्ट इज 90 और आपके लिए टोटल यूनिट है 10,000। दैट मींस आपने इसके नाम पर 9 लाख रुपीज आपने रिकवर किए होंगे कन्वर्जन कॉस्ट पर, जबकि कन्वर्जन कॉस्ट एक्चुअली इनकर हुई 9,90,000। इसका मतलब अगेन 90,000 रुपीज आपने अंडर रिकवरी है, तो आपने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को 90,000 रुपीज से कम डेबिट किया है। तो आपने डेबिट कितना किया होगा सर, 10,000 यूनिट्स एट द रेट 150, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बिलोंग्स टू मटेरियल एज वेल एज कन्वर्जन कॉस्ट बोथ। तो आपने किया होगा 10,000 मल्टीप्लाई बाय 150, दैट मींस 15 लाख। लेकिन 15 लाख में आपने इस 90,000 को कंसीडर नहीं किया जो कि अंडर रिकवरी थी, तो 15 लाख प्लस 90,000 दैट मींस 15 लाख 90,000। अगर आपने ट्राई किया होगा तो आपका सी जो है वही आपका करेक्ट आंसर आया रहेगा। ऐसा मुझे उम्मीद है कि आपने ट्राई किया होगा और आपका आंसर करेक्ट आया होगा। चलिए, बैकफ्लश कॉस्टिंग इज मोस्ट लाइकली टू बी यूज्ड व्हेन, आपको बैकफ्लश कॉस्टिंग मोस्ट लाइकली कब आपका यूज होता है, तो ऑब्वियस सी बात है जहां जस्ट इन टाइम फॉलो होता है, तो ए जस्ट इन टाइम इन्वेंटरी फिलोसॉफी हैज बीन अडॉप्टेड, तो अकॉर्डिंगली आपका बी विल बी द करेक्ट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं। देन इसके बाद में आता है व्हेन यू वेट until the manufacture of a product has been completed and then record all the related issuance of inventory from stock that were required to create the product, it is called। देखो वैसे तो हम लोग ये चैप्टर बैकफ्लश कॉस्टिंग कर रहे हैं तो आपको समझ में आएगा कि यार इसका आंसर बैकफ्लश कॉस्टिंग ही होगा, बट फिर भी मैंने इस एमसीक्यू के चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ही आपको बता दिया था, बैकफ्लश कॉस्टिंग में अकाउंटिंग जो है वो आपकी होती ही तब है जब आपके प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है। तो इन्होंने यही पूछा है कि व्हेन यू वेट अंटिल द मैन्युफैक्चर ऑफ ए प्रोडक्ट हैज बीन कंप्लीटेड, आप जब मैन्युफैक्चर होने का, कंप्लीट होने का इंतजार अगर आप कर रहे होते हो तब उसके बाद में आप रिकॉर्ड करते हो, तो ऐसे अकाउंटिंग को क्या कहेंगे, तो बैकफ्लश अकाउंटिंग कहेंगे। दैट मींस बी विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप ये कॉन्सेप्चुअली क्लियरिटी है, इसलिए मैं इनके ऊपर स्टार मार्क नहीं करा रहा हूं। बैकफ्लश कॉस्टिंग का गोल्डन रूल है कि जेआईटी फॉलो होगा तो ही बैकफ्लश लगेगा, और आपका बैकफ्लश में अकाउंटिंग जो है जब आप कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद ही आपका होता है। आगे चलेंगे, चलिए जी ध्यान से सुनेंगे। लायरा लिमिटेड has current profit before interest and tax 19.20 lakh on total asset of 96 lakh। क्वेश्चन कह रहा है कि लायरा लिमिटेड करके कोई कंपनी है, इनका प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो है वो है 19.20 लाख और टोटल असेट है 96 लाख की। तो इन शॉर्ट अगर मैं इनका आरओआई बात करूं तो कितना होगा सर, 19.20
डिवाइडेड बाय 96 लाख, दैट मींस 20% का करंट आरओआई जो है वो है इनका 20%। क्लियर है सर? ये आपने क्यों निकाला भाई? इसलिए निकाला क्योंकि मुझे तो ये क्वेश्चन पता है कि क्वेश्चन क्या पूछने वाला है, बट फिर भी आप लोगों को मैं एक एक लाइन के साथ समझाता हुआ चलूंगा ताकि आप लोगों को दिक्कत ना आए। आगे बढ़ेंगे। The company has decided to increase asset by 24 लाख। अब इस असेट को 96 से 24 लाख इंप्रूव करोगे, दैट मींस 120 लाख तक ले जाने की आपकी इच्छा है। ठीक है साहब, ले जाओ, कौन मना कर रहा है? और करो इन्वेस्टमेंट, आपका धंधा है, करो, कोई मना नहीं कर रहा। विच इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन बाय 8.40 लाख। आपको पता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का मतलब ये हो गया आपने डेप्रिसिएशन ऑलरेडी लेस कर चुके हो। तो यहां पर आपके लिए जब भी आप आरओआई कैलकुलेट करते हो तो आप पीबीआईटी लेते हैं। तो अब यहां पर इन्होंने कहा कि इंक्रीज जो होगा वो होगा 8,40,000 रुपए, लेकिन बिफोर चार्जिंग डेप्रिसिएशन। इसका मतलब अभी तक इन्होंने डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया। देयर विल बी नेट इंक्रीज इन डेप्रिसिएशन 4.80 लाख। तो भैया चार्ज क्यों नहीं किया? आप सीधा ये बताओ हमें कि नेट इंक्रीज इन पीबीआईटी कितना है। तो नेट इंक्रीज इन पीबीआईटी कितना रहेगा सर? 8.4 लाख माइनस 4.8 लाख, तो नेट इंक्रीज रहेगा आपका 3.6 लाख। तो इसका मतलब ये हो गया कि पीबीआईटी में नेट 3.6 लाख का इंक्रीज होगा, और आपका ऑलरेडी कितना है सर? 19.20। तो 19.20 प्लस 13.6, सॉरी 3.6, तो 19.20 प्लस 3.6 तो आएगा 22.8 लाख। 22.8 लाख का आपका इन्वेस्टमेंट है, सॉरी पीबीआईटी आएगा, रिवाइज्ड पीबीआईटी। रिवाइज्ड पीबीआईटी विल बी 22.8 लाख, और कितने की एसेट पर सर? 120 की एसेट पर, 120 लाख की एसेट पर। तो आपका रिवाइज्ड, अगर मैं आपका रिवाइज्ड आरओआई की बात करूं तो वो हो जाएगा कितना सर? 19%। क्वेश्चन आपसे जानना चाहता है दिस विल रिजल्ट इन आरओआई। आरओआई पे क्या फर्क पड़ा सर? पहले 20 था, अब 19 हो गया, तो डिक्रीज बाय 1%। तो 1% से डिक्रीज हो गया। मैं चाहूंगा इस क्वेश्चन को आप स्टार मार्क कर लें, क्योंकि आपको इस क्वेश्चन को एग्जाम के एक दिन पहले देख लेना चाहिए। वैसे कोई बहुत ऐसा नहीं कहूंगा कि बहुत अमेजिंग सा है। मैंने यहां पर सिंपली क्या किया, सबसे पहला क्वेश्चन ने क्या कहा था कि आपके आरओआई पर इस ट्रांजैक्शन का क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो पहले तो मैं प्रीवियस आरओआई कैलकुलेट कर लूंगा। तो प्रीवियस आरओआई के लिए 19.20 का पीबीआईटी है और 96 लाख की मेरी असेट है। लेकिन क्वेश्चन ने कहा कि हम असेट को 24 लाख से इंक्रीज करना चाहते हैं, तो 96 प्लस 24 दैट मींस 120 लाख। अब पीबीआईटी जो है वो भी रिवाइज आएगा। तो पीबीआईटी रिवाइज क्या होगा? इन्होंने यहां पर छोटा सा ट्विस्ट किया कि भैया नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन बोला इन्होंने, बिफोर डेप्रिसिएशन। तो बिफोर डेप्रिसिएशन इंक्रीज था आपका 8.4, हमें बिफोर डेप्रिसिएशन थोड़ी चाहिए, हमें तो आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन चाहिए। तो आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन 3.6 लाख इंप्रूव होंगे। तो 3.6 लाख इंप्रूव हुए तो 19.20 प्लस 3.6, तो अकॉर्डिंगली रिवाइज्ड पीबीआईटी विल बी 22.8। तो रिवाइज्ड आपका 22.8 रहेगा आपका 120 लाख रुपीस के इन्वेस्टमेंट पर। तो अकॉर्डिंगली आरओआई 19% आ जाएगी, दैट मींस 1% का डिक्रीज हो जाएगा। डन है क्या? डन सर। आइए दोस्तों, अब एक क्वेश्चन, वैसे तो कॉस्टिंग का नहीं है ये सब, ये वैसे तो एसएफएम का है, लेकिन क्योंकि आपको पता है मैं एसएफएम भी पढ़ाता हूं, तो भाई साहब मैं एसएफएम पढ़ा लेता हूं आपको, है ना। आइए दोस्तों, इस चैप्टर का एक सम जो कि कैपिटल बजटिंग ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है, उनको हम लोग देखते हैं। The following details relate to two competing company, दो कंपनी है जो आपस में कॉम्पीट कर रही हैं, एल्प्स एंड हिमालयास, फॉर आइडेंटिकल प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट आइडेंटिकल है, बहुत बढ़िया साहब। द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एएलपीएस इज 20,000 आपका, एंड इट्स आईआरआर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 18% है। आई होप आप सब लोगों को इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है वो पता होगा। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज द रेट where present value of cash outflow and present value of cash inflow both are same, that means zero NPV। जब जीरो एनपीवी होगा, क्योंकि एनपीवी का मतलब क्या होता है सर? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो करोगे तो जो नेट आएगा उसे हम नेट प्रेजेंट वैल्यू कहते हैं। और आईआरआर इज ए रेट, या मैं यूं कहूं आईआरआर काइंड ऑफ ब्रेक इवन है, जहां से आपको ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, दैट मींस आपका प्रेजेंट वैल्यू, आपका जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो जीरो आएगा। या मैं यूं कहूं कि आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो बोथ आर सेम। फॉर एग्जांपल, आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो 1 लाख है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो भी 1 लाख है, तो बोथ आर इक्वल। एंड एनपीवी की बात करूं तो 1 लाख माइनस 1 लाख, तो दैट मींस जीरो।
तो मैं ये कह सकता हूं आईआरआर इज ए रेट जहां पर आपका दोनों इनफ्लो का प्रेजेंट वैल्यू इक्वल होता है या एनपीवी जीरो होता है। आई होप ये क्लियर है। आईआरआर कैसे निकालते हैं आपको पता है, आर्बिट्रेरी हम लोग दो परसेंटेज लेते हैं, फिर उसके हिसाब से आपका एलडीआर एसडीआर वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। वैसे आई होप आप लोगों ने एसएफएम ऑलरेडी पढ़ लिया होगा तो आपको आइडिया होगा, वैसे ये बहुत बेसिक है, इंटर में भी आ जाता है। ठीक है, अब इन्होंने कहा फॉर द सेम लाइफ पीरियड, सेम लाइफ पीरियड है, अगर सेम लाइफ पीरियड नहीं होता तो सर इक्विवेलेंट एनुअल एनपीवी पर जाते हैं। उस केस में हिमालयाज एस्टिमेटेड कैश फ्लो आपको नेक्स्ट कंपनी का दे रखा है, क्योंकि एल्प्स का तो इन्होंने खुद ने निकाल के दे दिया कि साहब हमारा एनपीवी तो इतना है और हमारी आईआरआर इतनी है। ईयर जीरो पर 450 रुपीज इन 1000 दिए हुए, दैट में 4,50,000 का हमने क्या किया, खर्चा किया। फर्स्ट ईयर में ये इनफ्लो हुआ, सेकंड ईयर में ये इनफ्लो हुआ, थर्ड ईयर में ये इनफ्लो हुआ। ठीक है साहब, बहुत बढ़िया बात है। एंड इट्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 15%, दैट मीन डिस्काउंटिंग फैक्टर दिया हुआ है 15% से। Which one of the following combination is correct concerning NPV and IRR of two project? आपको NPV और IRR of two project को मतलब कंपेयर करना है। अब कंपेयर तो तब करें जब हमारे को NPV और IRR हिमालयाज कंपनी की पता हो। तो सबसे पहला काम तो जो है वो हम ये करते हैं कि साहब आप कैलकुलेट करो कि NPV कितनी आएगी आपकी हिमालयाज की। तो 15% का रेट है, आपको पता है डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालना तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि इतना तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि सिंस यू आर इन फाइनल तो वो तो आपको पता ही होगा कि 1 डिवाइडेड बाय 1.15 इज इक्वल टू करोगे तो फर्स्ट ईयर का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आएगा। इसके पीछे भी बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, मैं जब मैं एसएफएम पढ़ाता हूं ना तो मैं इसका भी कॉन्सेप्ट का रीजन देता हूं कि प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैसे कैलकुलेट होता है। तो मैं आपको बता दूं उसके पीछे भी बहुत बड़ा लॉजिक है, वो पूरा परचेजिंग पावर पैरिटी एंड ऑल सारे पूरे बहुत बेहतरीन तरीके से उसके प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का निकालने का क्या कॉन्सेप्ट है वो मैं बताता हूं, बट वो एसएफएम में ऑब्वियसली। तो यहां पर इसका कितना आएगा 0.869 फर्स्ट ईयर का, 8695 है तो 87 कर लेते हैं, 0.87। सेकेंड ईयर की बात करें तो 0.756, थर्ड ईयर की बात करें तो 0.658। लो जी, क्लियर है। आपके 300 दैट मीन 3 लाख 2 लाख और 1 लाख, तो ये 3 लाख से, ये 2 लाख से और ये 1 लाख से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आपके पास आ जाएगा। कितना कितना आएगा देखते हैं सर, 0.87 मल्टीप्लाई बाय 3 लाख एम प्लस 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.756 एम प्लस 0.658 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख एम प्लस एमआरसी करेंगे तो 4,78,000 आता है। 4,78,000 की आपके पास नेट प्रेजेंट वैल्यू नहीं, कैश प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आता है 478 का। आपको पता है कि ईयर जीरो पर अगर कोई भी खर्चा किया है तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या रहेगी सर, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ऑफ जीरो ईयर या प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ऑफ करंट पीरियड इज 1, तो इसका मतलब ये हो गई 4,50,000। 4,78,000 का इनफ्लो, 4,50,000 का आपका आउटफ्लो, तो दैट मीन्स 28,000 ये आपके लिए क्या है सर, ये आ गई हमारी एनपीवी। इसका मतलब ये हो गया कि सर हिमालय कंपनी का एनपीवी एएलपीएस कंपनी से तो बेटर रहेगा। तो भैया यहां पर आपको दिया हुआ है एनपीवी के बारे में और यहां दे रखा है आईआरआर के बारे में। तो एनपीवी की यहां पर डिटेल दी हुई है एएलपीएस कंपनी का, तो एएलपीएस कंपनी जो है उसका एनपीवी क्या है सर, कम है। हिमालय का 28 है, उनका 20 है, इसका मतलब उनका एनपीवी कम है। तो एनपीवी कम है इसका मतलब लोअर एनपीवी, तो ये ए और बी ये दो ऑप्शन तो होंगे ही नहीं, ये तो कंफर्म तयशुदा हो गया। तो केबीसी खेल रहे हैं ना 50-50, तो 50-50 में आपके पास ऑप्शन बच गए दो, आइदर या तो क्वेश्चन का आंसर होगा सी या होगा डी, ये तो हमें पता चल चुका है। अब ये सी होगा कि डी होगा ये हमको तब पता चलेगा जब हम इसकी आईआरआर निकाल लेंगे। अब आईआरआर निकालने के लिए आपको पता है हम लोग दो रेट लेकर के चलते हैं। एक पहले हम लोग रेट से, जैसे अभी इसका निकाला तो अभी हमारा 15% की रेट से हमने निकाल दिया कि भैया इससे 4,78,000 आ रहा है, दैट मींस अभी भी आपको एनपीवी जीरो करने के लिए 28,000 रुपीज कम करना है। अब 28,000 कम करना है, इसका मतलब पहले मैं आपको इसके बारे में बता देता हूं कि आपको क्या चाहिए सर, हमें वो लेवल चाहिए जहां पर आपका एनपीवी जीरो आ जाए, या मैं यूं कहूं कि आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो बराबर आ जाए। इसका मतलब ये 478 ना करके 450 आ जाए, वो अपने को चाहिए सर। अब इसका मतलब अपने को इसका प्रेजेंट वैल्यू अगर गिराना है या प्रेजेंट वैल्यू कम करना है तो हमें रेट हायर लेनी पड़ेगी। तो हमने रेट ले ली लेट्स से 20%। फिर आपको पता ही है एलडीआर एसडीआर वाला फॉर्मूला आपको आइडिया रहेगा, तो 20% रेट से एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 20% से होगा 1 डिवाइड बाय 1.2 तो आएगा 0.833।
दूसरे साल में 694, तीसरे साल में 5787, तो दैट मीन्स 579। लो जी करो मल्टीप्लाई। 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.833, 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 6954, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 579, तो आ जाएगा 446500, 446600। इसका मतलब ये हमें तयशुदा पता चल चुका है कि रेंज जो रहेगी वो रेंज आपका 15 से 20% के बीच में ही रहेगी। अब 15 से 20% के बीच में ही रहेगी तो भैया एग्जैक्टली क्या रहेगी। अब आपको पता है कि जब हमने 15% का लिया था तो 4,78,000 आया था। हमारे को 28,000 रुपीज कम करने होंगे तभी एनपीवी जीरो आएगी। तो अल्टीमेटली हमें 28,000 कम करने हैं और ये हमारे लिए कितना कम हो गया, 5% का जो रेंज है, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या होता है सर, एलडीआर प्लस आपका एलडीआर के बाद में अब आप यहां पर डिफरेंस लेते हैं कितना कि भैया जो एलडीआर पे आपका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है वो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो जो है वो, तो दैट मींस आपको 28,000 रुपीज कम करने हैं। और आपने जब 5% की रेंज ली उससे कम कितना हो गया, 478 से हो गया 446,600, तो 4,78,000 से इतना कम हो गया, दैट मींस 31,400 रुपीज कम हो गए। और ये कम क्यों हुए, क्योंकि आपके एलडीआर और एचडीआर में 5% का गैप था, तो ये उनका आई हो गया, दैट मींस आपके लिए एचडीआर माइनस एलडीआर हो गया। तो 28,000 डिवाइडेड बाय 31,400 मल्टीप्लाई करोगे 5 तो ये आएगा 4.45 और एलडीआर है आपका 15 प्लस 4.45 या 46 तो अकॉर्डिंगली आ जाएगा 19.46। अब ये एग्जैक्टली कितना भी आए डजंट मैटर, अपने को क्लियरली समझ में आ रहा है सर यहां पर 18 है और यहां 19.46 है। इसका मतलब आईआरआर जो है वो हिमालयस कंपनी की हायर है। तो आईआरआर हिमालयस कंपनी की हायर कौन सी है सर, ये दैट मींस सी विल बी द करेक्ट आंसर। बहुत ज्यादा मैंने समझा दिया है, ऑल्दो ये सम आपको एसएफएम वाले सर पढ़ाएंगे, मेरे से क्लास ली होती तो मैं बताता, लेकिन बताऊंगा एसएफएम में, एससीएम में नहीं, है ना। तो अकॉर्डिंगली सी विल बी द करेक्ट आंसर। ये बहुत बेसिक सा सम था फॉर द पर्पस ऑफ कैपिटल बजटिंग। आइए आगे बढ़ते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 7 को आप काट दीजिएगा। ये क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी आई गेस डिस्कस कर चुके हैं, शायद जस्ट इन टाइम में किया है या किसमें किया है मुझे नहीं पता, बट हम लोग कर चुके हैं। फिर भी मैं बता देता हूं। यहां पर बेसिकली आपको इन्वेंट्री टर्नओवर वाला याद होगा, जहां पर मैंने कहा था कि भैया इन्वेंट्री टर्नओवर से आपका एवरेज स्टॉक आ जाएगा। तो 18 लाख का आपके लिए वो है, क्या नाम है आपका, इन्वेंट्री टर्नओवर के लिए आपको क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया हुआ है आपका 25 लाख। एवरेज इन्वेंट्री आपको पता नहीं है, आपके लिए यहां पर सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया हुआ है। तो आपके लिए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है 18 लाख, 18 लाख का कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है। एवरेज इन्वेंट्री आपको पता नहीं है, बट आपको यहां पर क्या पता है, आपका जो टर्नओवर रेशियो है वो आपको पता है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो वो आपको पता है। तो ये आपका एवरेज स्टॉक, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज 9, तो एवरेज स्टॉक कितना आ जाएगा सर, 18 लाख डिवाइड बाय 9 तो वो हो जाएगा 2 लाख। अब ये कह रहे हैं कि साहब हम इसको इंप्रूव करके 12 टाइम्स करना चाहते हैं, तो कर दो। तो 18 लाख डिवाइडेड बाय 12 करोगे तो आएगा 1.5 लाख। इसका मतलब आपको स्टॉक 2 लाख से रिड्यूस करके 1.5 लाख, दैट मींस 50,000 रुपए कम करना पड़ेगा। और 50,000 रुपए का अगर आप स्टॉक कम करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि उतना आपके लिए वर्किंग कैपिटल कम एंगेज होगी, कम एंगेज होगी तो उस पर इंटरेस्ट की सेविंग होगी। इंटरेस्ट है आपका 10%, तो आपका 2 लाख की जगह 1.5 लाख रखोगे तो दैट मींस 50,000 रुपीज का स्टॉक सेव होगा, उस पर 10% के हिसाब से 5,000। ये ऑलरेडी डिस्कस था बट फिर भी मैंने समझा दिया। आई गेस ये वाला क्वेश्चन हमारे आखिरी क्वेश्चन है। यस सर बिल्कुल। क्वेश्चन कहता है द कंपनी दैट वुड बेनिफिट फ्रॉम बैकफ्लश कॉस्टिंग इंक्लूड कंपनी। भैया बैकफ्लश कॉस्टिंग से कौन सी कंपनी बेनिफिट में रहेगी। अब भैया बैकफ्लश कॉस्टिंग की अगर हम बात करें तो बैकफ्लश कॉस्टिंग कब एप्लीकेबल होता है सर, जब आपका प्रोडक्शन वगैरह पूरा कंप्लीट हो जाता है उस टाइम पर, और जस्ट इन टाइम जब आपका एप्लीकेबल होता है तब। तो यहां पर आपके लिए देखेंगे विच हैव फास्ट मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम। फास्ट मैन्युफैक्चरिंग भैया फटाफट से मैन्युफैक्चरिंग हो, क्यों, क्योंकि जितना लॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग टाइम पीरियड रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि आज आप बैकफ्लश में 15 दिन 20 दिन 1 महीना 2 महीने की पहले की एंट्री कर सकते हो, बट अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग साइकिल जो है वो पता चलता है कि वो 12 महीने का है तो भाई साहब आपको 12 महीने पहले की अकाउंटिंग करने में दिक्कत आएगी। इसका मतलब कौन सी कंपनी के लिए बेनिफिशियल रहेगा सर, जिसका आपके लिए फास्ट मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम है, तो दैट मींस आपके लिए। और फिर इसके बाद में हुज इन्वेंट्री वेरी फ्रॉम पीरियड टू पीरियड, नहीं भैया जिसका इन्वेंट्री बार बार बदलेगा ना तो भैया उसके लिए बैकफ्लश कॉस्टिंग एप्लीकेबल नहीं हो पाएगी, हटाओ। नेक्स्ट कंपनी दैट रिक्वायर ऑडिट ट्रेल, नहीं जी ये तो ऑप्शन ही नहीं होगा, तो भाई साहब करेक्ट ऑप्शन विल बी ए, तो ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन, दैट्स इट, काम खत्म। तो इसी के साथ बैकफ्लश कॉस्टिंग भी आपका कंप्लीट होता है।
एक छोटा सा 2 क्वेश्चन और है हमारे यूनिफॉर्म कॉस्टिंग के, वो क्वेश्चन भी हमने डिस्कस नहीं किया। जैसे ही वो डिस्कस कर देंगे तो आपका कॉस्टिंग पोर्शन के सभी एमसीक्यूज हमारे एंड से डन हो जाएंगे। आई गेस कौन सा चैप्टर है आपका यूनिफॉर्म कॉस्टिंग? लास्ट चैप्टर होना चाहिए। यस सर, 14 चैप्टर। तो चैप्टर नंबर 14 पे आ जाएंगे आप फटाफट। ये रहा, बहुत बेसिक से क्वेश्चन है। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग क्या है साहब? एक टेक्निक है। इट्स अ टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग, दैट मींस सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो यूनिफॉर्म कॉस्टिंग इज ए टेक्निक। वैसे ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए बिल्कुल 0 नंबर। ये क्वेश्चन तो इंटर में भी नहीं पूछने वाले हैं ये लोग, तो आपके लिए फाइनल के लिए तो बिल्कुल भी पॉसिबल है ही नहीं। और यूनिफॉर्म कॉस्टिंग मे नॉट सक्सेसफुली अप्लाइड इन फॉलोइंग केसेस, तो ये आंसर विल बी डी, इसका आंसर रहेगा। बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट मेरे को समझाने की जरूरत नहीं है, मैं इस चैप्टर पर बहुत ज्यादा फोकस करता भी नहीं हूं, ठीक है ना। तो दैट्स ऑल। इसी के साथ आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आपके कॉस्टिंग से रिलेटेड जितने एमसीक्यूज हैं वो सारे के सारे कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आपके क्यूटी से रिलेटेड जो एमसीक्यूज रहेंगे वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बने रहिएगा लाटा प्रोफेशनल एकेडमी के चैनल के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा आपका और आपके अपनों का। और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा प्लीज कि आपको ये सेशंस कैसे लगे, आपके लिए ये सेशंस कितने यूजफुल रहे। तो मुझे कमेंट सेक्शन में कॉस्टिंग आसान है को आपको ट्रेंड कराना है, मैं वेट करूंगा आप सब लोगों का। और बहुत अच्छा लगता है जब आप सब लोग कोई भी मैंने एफर्ट्स डाले हैं उसको जब आप लोग आज के 2 महीने 3 महीने 4 महीने 6 महीने बाद भी जब आप उस वीडियो को देखते हैं और उसके ऊपर कमेंट्स आते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है एक टीचर को कि यस मैंने कुछ एडिशनल एफर्ट्स डाले और उसका रिजल्ट आया। तो दैट्स ऑल गाइस, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा आपका और आपके अपनों का। दिस साइड सीएसईएम आशुतोष लाटा साइनिंग ऑफ। बस दिल से बोलते रहिएगा कॉस्टिंग आसान है। ओके गाइस, बाय बाय।